नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 सितंबर को आप सभी का हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन की तरफ नज़र डालते हैं जो कि 2018 में पूछे गए थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल की, जो कि 2018 के जो मेल का जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था और फीमेल का जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था, उन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, उनके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। आज की वीडियो में 10 मिनट में हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, ताकि आपका फिर से अगर उसी पैटर्न के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्वेश्चन गलत ना हो और आपको एक्स्ट्रा फायदा मिल सके। भाई 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को भी साथ साथ में डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के साथ। भाई ठीक है। इसके साथ में अगर आपको ये कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है नीचे, उसके ऊपर कांटेक्ट करें, जिसके अंदर आपको ग्रामस्यू में जितने भी फिजिक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशन कलक 2019 में और 2018 का जो हरियाणा पुलिस मेल फीमेल का जो कांस्टेबल प्लस का सब इंस्पेक्टर सभी के जो फिजिक्स के सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी। एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, सभी क्वेश्चन को पढ़कर चले जाएं। क्वेश्चन रिपीट हो गया तो एक्स्ट्रा फायदा मिल जाएगा। चलो भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, एक सब इंस्पेक्टर 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। देख लीजिए भाई क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि कॉम्पटेंस शिफ्ट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। कॉम्पटेंस शिफ्ट किसके ऊपर डिपेंड करती है? देखिए दोस्तों, अगर ऐसा ही क्वेश्चन अब की बार भी आता है तो हमें क्या करना है कि आप सबसे पहला में बताना है कि कॉम्पटेंस शिफ्ट क्या है। कॉम्पटेंस शिफ्ट क्या है? तो कॉम्पटेंस शिफ्ट एक क्वांटम फिनोमिना है। दो फिनोमिना होते हैं, एक होता है क्वांटम, एक क्या होता है क्लासिकल फिनोमिना होता है। तो ये कौन सा फिनोमिना है भाई? आपका क्वांटम फिनोमिना है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए थे: इंसिडेंट रेडिएशन, नेचर ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि जो रेड मार्क है यहाँ पे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग के ऊपर है। कॉम्पटेंस शिफ्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे डिपेंड करता है। अगर हिंदी में बात करें, कॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? आपतित विकिरण, प्रकीर्ण पदार्थ की प्रवृत्ति, प्रकीर्ण का कोण और इसके साथ में आवर्तिक आयाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, एंगल ऑफ स्कैटरिंग इंग्लिश में होगा और रेड मार्क जो हिंदी के अंदर है प्रकीर्ण का कोण है। ये सभी नोट्स हमारे हैं खुद एंड रिटन नोट्स हैं, जो कि आपको इस जो नंबर दिया गया है उसके ऊपर मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए भाई, सॉल्यूशन दिया गया है। सॉल्यूशन से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है कि कॉम्पटेंस शिफ्ट क्या है? क्वांटम फिनोमिना है। क्वांटम शिफ्ट क्या है? एक क्वांटम फिनोमिना है भाई आपका। तो इसके अंदर हमें क्या करना है? सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई क्वांटम फिनोमिना है। दूसरा क्या हो जाए कि कॉम्पटेंस शिफ्ट इन वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा भाई? तो फॉर्मूला देख लीजिए भाई, ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला है। लैम्डा डैश माइनस के लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट 1 माइनस के कोस थीटा। साइंस वालों को कुछ ज़्यादा समझ में आएगा, आर्ट वाले डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं, क्या पता दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट 1 माइनस के कोस थीटा, और लैम्डा नोट को क्या लिखते हैं? एच अपॉन में एम नोट सी हम लिखते हैं। इसके साथ में लिखा गया इट डिपेंड्स ऑन दी एंगल ऑफ स्कैटरिंग। एंगल ऑफ स्कैटरिंग यानी कि कोस थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर। तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वांटम फिनोमिना है। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम नोट सी 1 माइनस कोस थीटा। क्या पता आपका डायरेक्ट ही फॉर्मूला अब की बार पूछ लिया जाए भाई। ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़े भाई। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए भाई। द क्वालिटी फैक्टर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। द क्वालिटी फैक्टर क्यू, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ नोट और बैंडविड्थ दे रखी है F2 माइनस F1 ऑफ द सीरीज रेजोनेंस सर्किट आर रिलेटेड बाय दी। LCR सर्किट का 12th क्लास से LCR सर्किट का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि बैंडविड्थ है F2 माइनस के F1 और इसके साथ में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसके साथ में क्वालिटी फैक्टर आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या है इसमें? चार ऑप्शन में अपने पेपर को उठा के देख लो भाई, वहां से भी मैच कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑप्शन सी, एफ नोट अपॉन में क्यू अपॉन में क्या है? F2 माइनस के F1 भाई। हिंदी के अंदर अब सॉल्यूशन बताएंगे, पहले हिंदी के अंदर सुन लीजिए। श्रृंखला अनुनादी परिपथ के गुणवत्ता कारक Q, अनुवादी आवर्ती F नोट और बैंड चौड़ाई F2 माइनस F1 समीकरण द्वारा संबंधित है।
साफ साफ शब्दों में कहें तो क्वालिटी फैक्टर के बीच में, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बीच में, बैंडविड्थ के बीच में रिलेशन क्या है भाई? तो बिल्कुल फार्मूला याद रख लो भाई, फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला क्या है कि क्वालिटी फैक्टर को किससे दर्शाते हैं भाई? क्यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? क्यू से। और क्यू हमेशा किसके इक्वल होता है? रेशियो होता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का और बैंडविड्थ का। और अब की बार अगर पेपर में पूछ लिया जाए बैंडविड्थ क्या होती है, ऑप्शन में आ जाए F2 माइनस F1 और इसके साथ में F2 माइनस F1 प्लस F स्क्वायर, F2 माइनस F1 इंटू में F नोट का स्क्वायर, इस तरीके से नहीं होगा। आपको याद रखना है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का जो रेशियो हमेशा क्या कहलाता है? क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। और फिर F2 माइनस F1 को क्या करेंगे? इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू इंटू में F2 माइनस F1 F नोट। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। याद रखें क्यू क्या होता है? द रेशियो ऑफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड द बैंडविड्थ, दैट इज कॉल्ड द क्वालिटी फैक्टर। पेपर में दे दिया जाए अब की बार रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दे दें आपको और बैंडविड्थ की वैल्यू दे दें तो आप उसको सोल्व करके निकाल सकते हैं। आगे की तरफ बढ़े भाई, बिल्कुल 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। अगर इसकी आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो नीचे नंबर दिया हुआ है, जिसके अंदर अब आप जैसे कि ग्राम सीयू की तैयारी करेंगे, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के करेंगे तो वहाँ भी फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन है, 2018 के पुलिस के जितने भी एग्जाम है सभी के सॉल्यूशन है। इसके साथ में और आपका कल्लक का एग्जाम है, ग्राम सीयू का, सभी के सॉल्यूशन दिए गए हैं, आपको ये पढ़ के चले जाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि एक वर्टिकल स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय द 3 सेंटीमीटर व्हेन ए लोड ऑफ द 3 kg इज अटैच्ड टू इट, व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द स्प्रिंग व्हेन ए लोड ऑफ द 2.45 इज द अटैच्ड। साफ साफ शब्दों में सुन लो भाई क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि भाई एक स्प्रिंग है। क्या है? एक स्प्रिंग है, बता देते हैं। देखिए एक स्प्रिंग कह रहा है कि एक स्प्रिंग है भाई, इस तरीके से। ठीक है, एक स्प्रिंग है, उसके नीचे क्या है? एक मास इन्होंने सस्पेंड किया है, कितने का है? 3 किलोग्राम का है। तो और जिसकी लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर क्या हो जाता है? उसके अंदर स्ट्रेच आ जाता है। उसके बाद पूछा गया है कि अगर ये मास 2.45 का हो जाए, 2.45 का हो जाए तो उसका टाइम पीरियड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई, किस तरीके से सोल्व करेंगे? अपनी कॉपी पेन भी उठा लें साथ में अगर सोल्व करना चाहते हैं तो। स्ट्रेच्ड बाई दी 3 सेंटीमीटर, 3 किलोग्राम का एक मास है, 3 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ा देता है स्प्रिंग की। पूछा गया है कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताओ जब ये मास 2.45 kg का हो जाए। तो इसमें राइट आंसर तो आप देखें तो 3.15 हो जाएगा, लेकिन कैसे आएगा ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। एनालिसिस ज़्यादा ज़रूरी है भाई किसी चीज़ से। ठीक है, अब देखिए आपको बताते हैं इसमें। ये देखिए भाई फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड, पेपर में अब की बार अगर पूछ ले कि स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड का क्या फार्मूला है तो आपको याद रखना T = 2π√m/k होता है। क्या होता है? T = 2π√m/k होता है। और देखिए आपको लेंथ दी गई है, यहाँ पे तो लेंथ है नहीं भाई, तो लेंथ चाहिए भाई। तो लेंथ के लिए क्या होता है? फोर्स क्या होता है जो नीचे सस्पेंड किया गया है? mg होता है। और स्प्रिंग के अंदर जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है वो kl होता है। दोनों को इक्वेट करते हैं तो k की वैल्यू निकल के आ जाती है, क्या होती है? mg/l आ जाती है। टाइम पीरियड को सोल्व करते हैं तो टाइम पीरियड का लेंथ और ग्रेविटी की टर्म में ये टर्म बन जाता है। पेपर के लिए क्या याद रखेंगे? स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड का क्या फार्मूला है? 2π√m/k। इसके बाद लेंथ और ग्रेविटी के लिए क्या है? 2π√l/g। ये याद रखेंगे भाई, 2 फॉर्मूले हो गए भाई। अब देखिए एक फॉर्मूले से हमने क्या किया कि लेंथ दे रखी है, कितनी लेंथ बढ़ी है भाई? यहाँ पे कितनी लेंथ बढ़ी है? 3 सेंटीमीटर बढ़ी है तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। जी की वैल्यू कितनी है? 9.8, लेकिन सेंटीमीटर में करेंगे तो 980 हो जाएगा। एक टाइम पीरियड आ जाता है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम पीरियड आ जाता है। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। इसके बाद कहा गया कि टाइम पीरियड जब मास बदल दिया जाए तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा भाई? तो क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच में रिलेशन देखिए, टाइम पीरियड के साथ में मास का रिलेशन क्या है? T1/T2 m1/m2 हो जाता है। और इसको जब सोल्व करते हैं तो T2 की टर्म में हमें निकालना है। T1 का क्या फॉर्मूला है भाई? T1 ये है, T1 को हमने क्या लिखा है? 2π√3/980, तो एज इट इज लिखेंगे इसको। और फिर m2/m1 बाद में कितना है? 2.45, पहले कितना था? 3 था। तीनों को सोल्व करते हैं 3.14। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है एसआई के अंदर जो न्यूमेरिकल का
जो लेवल रहता है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। 3.15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए भाई एक बार, और इसके अलावा पीडीएफ में तो आपको मिल ही जाएगा। इसके बाद देखो भाई, इसके बाद है फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्रॉप ऑफ द लिक्विड प्लेस्ड ऑन द हॉरिजेंटल सरफेस। क्या कहा गया है, ये भी सब इंस्पेक्टर के में, ये फीमेल का क्वेश्चन होगा भाई। द फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्रॉप ऑफ द लिक्विड प्लेस्ड ऑन द हॉरिजेंटल सरफेस है भाई। कोई भी ड्रॉप है, जैसे पानी की ड्रॉप है, अगर वो सरफेस पे रखी हुई है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है? एक तो सरफेस टेंशन तो लगता ही लगता है, इसके साथ में ग्रेविटी का भी लगता है। इसलिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपका जर्नल क्वेश्चन है भाई, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए, एक एक्सित जल धरातल पर रखी गई एक द्रव की बूंद पर लगने वाला बल क्या है? पृष्ठीय तनाव के कारण बल, गुरुत्व के कारण बल, ए और बी दोनों। तो ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब भाई लास्ट क्वेश्चन देख लो भाई, 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 शिफ्ट में एग्जाम होना है, अब की बार भी 6 ही क्वेश्चन आएंगे। देख लो भैया, इन द कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है भाई। जो आपके इंजीनियरिंग वाले हैं या फिर जिन्होंने 11th-12th में पढ़ी है, वहीं से क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो हाई लेवल का हो, 11th और 12th का है, बस इससे ज़्यादा लेवल नहीं है, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप पढ़ लीजिए एक बार। इन द कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 5 किलो ओम्स रजिस्टर द कनेक्टेड इन द कलेक्टर सर्किट। क्या कहा गया है, कलेक्टर सर्किट बनाया गया है जिसके अंदर 5 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस है, वोल्टेज कितनी है, 5 वोल्ट है। हमें बेस करंट की वैल्यू निकालनी है, और जब करंट का जो फैक्टर है वो दे रखा है, बीटा फैक्टर दे रखा है 50 दे रखा है। तो बताओ भाई इसमें क्या होगा। हिंदी में देख लो भाई, सीई विन्यास में यदि 5 किलो ओम्स प्रतिरोधक में वोल्टेज गिरावट 5 वोल्ट है तो संग्राहक परिपथ में जुड़ा है, बीटा 50 होने पर आईबी का मान ज्ञात करें भाई। बताओ भाई इसमें देखो, एक थोड़ा सा समझाते हैं आपको थोड़ा। ये क्वेश्चन देखिए, यहां से देखिए, ये हमने एक सर्किट बना दिया भाई। यहाँ पे सर्किट में क्या है कि कॉमन एमीटर लिख रखा है, तो ये क्या है भाई, नीचे ई लिख रखा है हमने, ये क्या है, कॉमन एमीटर। ये क्या है, ये कलेक्टर है। ये जो सर्किट है, इसके राइट हैंड साइड का जो सर्किट है ये कंप्लीट है। ये कौन सा है कलेक्टर है, और इस साइड का ये क्या है, ये बेस है भाई। समझ में आ गई भाई, ये कलेक्टर है, ये बेस है। अब इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या कहा कि ये आरसी की वैल्यू दे रखी है भाई। आरसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस आरसी की वैल्यू दे रखी है 5 किलो ओम्स, 5 किलो ओम्स दे रखी है। और यहाँ पे जो वोल्टेज लगी हुई है इसकी वैल्यू दे रखी है 5 वोल्ट। बताओ भाई, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, तो आईसी करंट कितना हो जाएगा, V/RC। और V कितना है, 5, और ये क्या हो गया 5 किलो ओम्स। जब इसको सोल्व करते हैं 1 एम्पियर आ जाता है। पेपर में पूछता कि भाई आप एम्पियर, इसका कलेक्टर का करंट कितना होगा, तो हम कहेंगे 1 एम्पियर भाई। लेकिन इसके साथ में याद रखो दोस्तों, एक करंट फैक्टर होता है। करंट फैक्टर क्या होता है, ऊपर ही बता देते हैं, बीटा होता है। क्या होता है, बीटा होता है। ये हमेशा किसके बराबर होता है, कलेक्टर के अंदर जितना करंट होगा और बेस के अंदर जितना करंट होगा। बताइए बीटा कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, 50। तो ये बीटा 50 दे रखा है। आईसी की वैल्यू 1 मिली एम्पियर होगी। क्या पूछी है पेपर में, आईबी की वैल्यू पूछी है। आईबी की वैल्यू सोल्व करते हैं तो 0.02 आ जाती है, और ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा भाई इसमें 0.02, यानी कि 0.02 मिली एम्पियर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो कि एसआई के एग्जाम में पूछे गए थे। चैनल के ऊपर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ में हरियाणा पुलिस का जो एक्ट 2007 के भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे। आज क्लास हो सकती है, उसके बाद आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिजिक्स के 6 के 6 क्वेश्चन को एज इट इज़ देखें, और अगर सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।